एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वेबमास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो माज़गाओ डॉक लिमिटेड की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि कैलवरी क्लास के सबमरीन या फ्रांस में जिसको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कहा जाता है, 6 की संख्या में इसी शिपयार्ड द्वारा बना कर दिया गया है। 5 इस प्रकार के जो सबमरीन्स हैं वो डिलीवर किए जा चुके हैं और जो एक और बचा हुआ है 6 सबमरीन्स में से वो इस साल के अंत तक डिलीवर हो जाएगा। पर इन सबमरीन्स को डिलीवर करने में माज़गाओ डॉक लिमिटेड के द्वारा 3 साल एक्स्ट्रा समय लगाया गया। 3 साल मैं कम ही कह रहा हूँ, और भी ज़्यादा समय लग गया क्योंकि इसकी जो समय अवधि थी वो बहुत पहले कम आंकी गई थी। इससे इसका कॉस्ट भी बहुत बढ़ा। अब हम जानते हैं कि इन 6 कैलवरी क्लास के सबमरीन के बाद 3 और इंडियन नेवी सबमरीन्स के लिए जाने वाली है और उसके लिए मसौदा हो सकता है इस साल के अंत तक पास भी कर दिया जाए। माज़गाओ डॉक लिमिटेड के द्वारा अब ये कहा गया है, ये ऑफर दिया गया है इंडियन नेवी को कि बिंदास ऑर्डर आप करिए। हम जो अभी तक समय अवधि रखी गई थी या समय अवधि थी 9 सालों की, उसको हम 6 सालों का कर देंगे। 3 साल और कम कर दिया जाएगा और एक एवरेज किसी सबमरीन को डिलीवर करने में या बनने में 6 साल का समय लगेगा। माज़गाओ डॉक लिमिटेड के द्वारा ये कहा जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो जनता है बहुत ज़्यादा जानकार भी है, हमारी जो जनता, हमारी जो वीडियो देखने वाली बहुत ज़्यादा जानकार है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि क्या ये जो समय अवधि है वो सही है, मतलब क्या 6 साल किसी कन्वेंशनल सबमरीन को बनने में लगने चाहिए? आप बताइए। बात कर लेते हैं उत्तम MK3 की। अभी MK1, MK2 और अब MK3 की बात चल रही है। MK1 वो उत्तम रडार था जो कि शुरुआत में तेजस में लगा के टेस्ट किया जा रहा था। MK2 वो रडार है जो अभी इस्तेमाल किया जा सकता है तेजस MK1A में या तेजस 2 में, जिसमें कि 900 से ज़्यादा TR मॉड्यूल लगे हुए हैं। और इसके लिए ये कहा जाता है कि जो MiG-29 वगैरह में हमारे जो रडार लगे हुए हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस इसके द्वारा की जा रही है। और इसके लिए कहा जाता है कि जो अभी हम लोग इजरायली एसा रडार इस्तेमाल करने जा रहे हैं इल्टा कंपनी का, जो कि हमारे तेजस MK1A में भी लगेगा, उससे बहुत बेहतर ये काम कर रहा है और लगभग 20 से 25% या 40% तक अच्छा डिटेक्शन इसका है। पर अब जब MK3 की बात की जा रही है तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक रडार है जो कि एसा और पेसा रडार के बीच का रडार है, जिसको कि रशिया ने तब बनाया था जब वो एसा रडार नहीं बना पा रहे थे, लैग कर रहे थे। तब उन्होंने पेसा रडार को ही एक फ्रेम्ड बार रडार में चेंज किया जो कि हाइब्रिड रडार था और इसको N001M का नाम दिया, जो कि Su-30 MKI में भी लगाया जाता है, MiG-29 में भी लगाया जाता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जो वजन है वो लगभग 500 किलोग्राम का है। भारत का जो उत्तम एसा रडार है जो कि MK3 वाला वेरिएंट होने वाला है वो इसका आधा ही रह जाएगा। यानी कि अगर हम एसा रडार, उत्तम एसा रडार MK3 का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बेहतर रडार तो मिलेगा ही, साथ साथ हल्का रडार भी मिलेगा। इसमें कहा जा रहा है TR मॉड्यूल 1200 से ज़्यादा होने वाले हैं, जो कि राफेल के रडार, थेल्स के रडार को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये माना जा रहा है कि अभी हमारे पास जो Su-30 MKI इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से 2 एयरक्राफ्ट्स को 1-2 साल में भेजा जा सकता है HAL के पास और उसमें इन रडारों को चेंज करके देखा जाएगा, जिसके बाद फर्दर इसमें 1 से 1.5 साल 2 साल इसकी टेस्टिंग में लगेगा और तब जाके इसको प्रोडक्शन में डाला जाएगा 2028 के लगभग में। तो फायर कंट्रोल रडार के मामले में भारत का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। इन रडारों को रिप्लेस करने के बाद जब इनकी जो क्षमता है वो लगभग 250 से 270 के लगभग की डिटेक्शन कैपेबिलिटी हो जाएगी, तब हम अस्त्र MK3 का भी इस्तेमाल करेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बात करते हैं US के द्वारा बनाए जाने वाले एक हथियार की, जिसको कि JDAM कहा जाता है, यानी कि जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। ये एक ऐसा बम है जो कि गाइडेड बम है, एयरक्राफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया जा सकता है और ये पिन पॉइंट अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। US के द्वारा इसको बनाया जाता है। पाकिस्तान अब US से कह रहा है कि 500 की संख्या में ये गाइडेड म्यूनिशन या गाइडेड बम पाकिस्तान को दिए जाएं। आपको पता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है वहाँ पर TTP के खिलाफ पाकिस्तान एक फुल फ्लेज वॉर छेड़ना चाह रहा है। एक तरह से आप कहेंगे कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे एक फुल फ्लेज वॉर होने वाली है। पाकिस्तान अमेरिका से ये कह रहा है कि भाई ये हमें अगर बम आप दे देते हो तो हम टेररिज्म के खिलाफ, उनके हिसाब से टेररिज्म के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ सकते हैं और टेररिज्म के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको भी पता है पाकिस्तान को इस प्रकार के जब हम बम प्राप्त होंगे या US से कोई भी हथियार प्राप्त होते हैं तो वो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, पता है ना?
कमेंट बॉक्स में बताना। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यूएस इस प्रकार के हथियार अभी के सिनारियो में, इस प्रकार के बम, जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को मुंह नहीं लगा रहा, हाँ जिंदा भले ही रख रहा पर मुंह नहीं लगा रहा, तो मुझे लगता है कि अभी नहीं दिया जा सकेगा। पर अमेरिका का क्या है, कभी भी बदल सकता है। जब बदलेगा या जब ये हथियार दिए जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। बात पाकिस्तान की चली है तो पाकिस्तान में एक केस आया है जिसमें कि चीनी नागरिक की जान खतरे में पड़ गई थी। असल में रमजान का महीना चल रहा है, पाकिस्तान में जितने भी लेबर हैं वो थोड़ा कम काम कर रहे होंगे। ये जो चीनी इंजीनियर था या चीनी सुपरवाइजर था, उसके द्वारा कुछ कहा गया ईश्वर के खिलाफ और उनसे कहा गया कि इसी कारण तुम कम काम कर रहे हो, और ये कई अपशब्द उसके द्वारा कहे गए। अब अपशब्द कहे गए, नहीं कहे गए, क्या चीज़ें कही गई, ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं करी गई हैं, पर पाकिस्तानियों के द्वारा उसकी जान लेने की जो कोशिश है वो करी गई। इससे पहले बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उसको फिर तुरंत लेकर एबटाबाद लेकर चलाया जाया गया, जहां पर अब वो आर्मी की देखरेख में है या आर्मी के कैप्चर किया हुआ है, उस पर कोर्ट में केस है, वो चलेगा। इसी प्रकार की ब्लास्फेमी पे श्रीलंका के नागरिक को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा किरकिरी भी हुई थी श्रीलंका के साथ। तो चीन के साथ पाकिस्तान इस प्रकार की चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए चीनी नागरिक को तुरंत ऐसी जगह ले जाया गया जहां पर उसकी जान तो एटलीस्ट नहीं जाएगी। बात करते हैं बांग्लादेश और रशिया के रिश्तों की। रशिया के द्वारा बांग्लादेश के अंदर एक पावर प्लांट बनाया जा रहा है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है। $12 बिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश के पास इतने पैसे तो थे नहीं, इसलिए रशिया ने 90% इसकी फंडिंग करने का वायदा कर लिया और इसकी फंडिंग भी कर रहा है। जो पैसे हैं वो डॉलर में तो भले ही वहां पर खर्च कर दिए गए, पर इसका जो पेमेंट है वो बांग्लादेश से 28 सालों के अंदर रशिया ये चाह रहा है कि वो रूबल में करे। बांग्लादेश के पास रूबल भी नहीं है, तो बांग्लादेश ने कहा कि हम युआन में, चाइनीज़ युआन में इसकी पेमेंट कर सकते हैं। रशिया इसके लिए तैयार हो गया है, यानी कि इस सौदे में भी चाइनीज़ युआन का इस्तेमाल होगा। अब आप देखिए, इस प्रकार के सौदे में जब बांग्लादेश चाइनीज़ युआन का इस्तेमाल कर रहा है और रशिया उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो बांग्लादेश अगर अपना कोई सामान चाइना को बेचेगा तो कहेगा भैया हमें डॉलर में पेमेंट मत करो, हमें चाइनीज़ युआन में करो, कम से कम जो हम रशिया को पैसा देने वाले हैं वो युआन में पेमेंट कर देंगे, क्योंकि डॉलर में तो वो ले नहीं पाएगा। तो इसी तरह से किसी करेंसी का इंटरनेशनलकरण हो जाता है। अगर कोई बड़ा देश, कुछ बड़े देश लेन देन में किसी करेंसी को प्रेफरेंस देने लगते हैं, तो अन्य देश भी जिनसे उनका व्यापार है वो उसी करेंसी को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आगे चल के उनको व्यापार में यही इस्तेमाल करना होता है। चीन ने अपनी जड़ें इतनी ज़्यादा फैलाई हुई हैं कि वो अब अपनी करेंसी का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स में अब उसकी करेंसी का इस्तेमाल हो सकता है। भारत की जड़ें अब इतनी नहीं फैली हुई है, इसलिए रूबल और रुपए में व्यापार नहीं हो पा रहा है। और कुछ जगह में तो देखने को ये भी मिला है कि भारत को चीनी करेंसी का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है, युआन का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके अलावा दिरहम का भी इस्तेमाल करने की बात निकलकर सामने आई है। इसके अलावा बात करें, एक नोटैम जारी किया गया है जो कि 26 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच का है। 700 किलोमीटर का ये नोटैम है जो कि अब्दुल कलाम आइलैंड के आसपास या उड़ीसा के तट से 700 किलोमीटर या 750 किलोमीटर की दूरी का नोटैम है। यानी कि कोई ऐसा ट्रायल होने वाला है, ऐसा मिसाइल ट्रायल होने वाला है जिसके लिए एयर एक्टिविटी आसपास नहीं होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। आप गेस करके बताइएगा कौन सी मिसाइल यहाँ पर हो सकती है। क्या ये प्रलय मिसाइल है, क्या ये एक्सटेंडेड ब्रह्मोस मिसाइल है, या क्या ये निर्भय मिसाइल जिसको कि इंडियन सबसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जा रहा है, तो क्या वो हो सकती है? आप गेस करके बताइएगा कि ये कौन सी मिसाइल हो सकती है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में मिलेगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।